आज की इस वीडियो में हम उस महान जननायक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सके और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें और आजीवन अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन अपने पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने एक मजबूत और संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। अछूतों और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया और बहुजन समाज पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल लोक बंधु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पिछड़ों और दलितों की बहुत बड़ी आवाज मान्यवर कांसीराम जी के बारे में। आज उस बहुजनों के मसीहा की जयंती है। पंजाब के रोरापुर में 15 मार्च 1934 को कांसीराम का जन्म रैदासी सिख परिवार में हुआ था। रैदासी समाज में अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपना लिया था, इसीलिए उन्हें रैदासी सिख परिवार कहा जाता है। कांसीराम के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की ठान ली थी। कांसीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। सबसे बड़े होने के साथ भाई बहनों में भी सबसे बड़े थे। ग्रेजुएशन करने के बाद वे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO पुणे में सहायक वैज्ञानिक के रूप में भर्ती हो गए। 1965 में मान्यवर कांसीराम ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक आवास रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों और शोषितों के हक के लिए एक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। धीरे धीरे इस संस्था से अधिक लोग जुड़ते चले गए, जिससे यह काफी सफल रही। सन 1973 में मान्यवर कांसीराम जी ने अपने सहकर्मी के साथ मिलकर BAMCEF बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना की। इसका पहला क्रियाशील कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया था। इस संस्था का आदर्श वाक्य था एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। इस संस्था ने अंबेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात मान्यवर कांसीराम साहब ने अपना प्रचार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक करना शुरू किया। वे जहां जहां गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से एक पदयात्रा शुरू की। इसमें अंबेडकर के जीवन और उनके तमाम विचारों को चित्रों और कहानियों के माध्यम से दर्शाया गया था। 1984 में कांसीराम साहब ने BAMCEF के समानांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं को बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले हुआ करते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह एक राजनीतिक संगठन था। 1984 में कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया, जो 1986 में उन्होंने यह कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से
मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि अगर सरकारें कुछ वादा करती हैं तो उसे पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनमें वादे पूरे करने की क्षमता नहीं है। 1991 में पहली बार यूपी के इटावा से लोकसभा का चुनाव जीता। 1996 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव पंजाब के होशियारपुर से जीता। 2001 में सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर कुमारी मायावती को अपनी पार्टी और संगठनों का उत्तराधिकारी बनाया। आज मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है और मान्यवर कांसीराम जी को चाहने वाले उन्हें प्यार व सम्मान से मान्यवर साहब कहते हैं। आजाद भारत की राजनीति के व्याकरण को बदलते हुए अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले सियासतदान रहे बहुजन वैचारिकी के इस सियासी शिल्पकार ने अथक मेहनत और अपने जमीनी संघर्ष के चलते साइकिल को जरिया तो हाथी को प्रतीक बनाया। कन्याकुमारी, कोहिमा, कारगिल, पुरी व पोरबंदर से दिल्ली के लिए साइकिल यात्राएं की। भारत के गांव गिराव में पढ़ने व बदलने के लिए खुद भी साइकिल चलाते रहे। घर, नौकरी, सुख सब छोड़कर निकले तो बस लड़ते भिड़ते चले ही गए। यह व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आकर्षण पैदा करता है। कांसीराम साहब ने डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को असल मायने में जमीन पर उतारा। जिस बहुजन समाज के लिए कांसीराम ने ऐसी अनूठी मेहनत की, तब उस तबके में राजनीति, आत्मविश्वास, सामाजिक शोषण के चलते नगण्य था, जिसकी वजह से शुरुआत में उनके साथ हुजूम खड़ा नहीं हो सका। संसाधन भी नहीं थे, तब भी ये कर दिखाया। न बैंक में कोई खाता खोला, न अपना घर बनाया, न ही कोई अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाई। सब मिशन का बनाया। वंचितों, शोषितों के मन में शासक वाला आत्मविश्वास पैदा करके एक एक रुपए जोड़कर आंदोलन खड़ा किया। मान्यवर कांसीराम साहब ने जितनी अहमियत राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को मानते थे, उससे कहीं अधिक सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत को समझते भी थे और उसे जीते भी थे। बामसेफ DS4 दलित, शोषित समाज संघर्ष समिति उस सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के केंद्र बनाए तो BSP राजनीतिक पार्टी बनाई। बहुजन शब्द के तहत राजनीति ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, सिख को जोड़कर 85% आवाम को एकजुट करने का ख्वाब भी देखा। इसकी वानगी है यह नारा, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आप कांसीराम जी के आखिरी दौर में तमाम राजनीतिक फैसलों से असहमत हो सकते हैं। आप उनके संग व बीजेपी के साथ जाकर सत्ता पाने की भी आलोचना कर सकते हैं, मगर आप इस शख्सियत को उपेक्षित करके आजाद भारत में वंचितों, शोषितों के संघर्षों का राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। इन्होंने एक ऐसी मिशनरी लकीर खींची जिस पर चलना उनके सियासी वारसों तक के लिए बेइंतहा मुश्किल रहा। भटकाव पार्टी ही नहीं, समाज तक में आ गया। ऐसे बहुआयामी सामाजिक जीवन में रहे राजनेता का समग्र मूल्यांकन पीढ़ियां जरूर करेंगी। कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, ठाकुर बाभन बनिया छोड़, बाकी सब में DS4। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए, जैसे तमाम ऐसे नारे आप सुनते और देखते आए होंगे। आज राजनीति में चुनौतियों की शक्ल भले बदली हुई नजर आए, मगर अपनी बुनियाद में यह संघर्ष शोषक बनाम शोषित ही है। शोषितों की एका बनाने के नाम पर सवर्ण मुट्ठी भर सियासी नेताओं के वैचारिक खोखलापन जात की कसौटी पर जितना जगजाहिर हुआ, उतना ही बहुजन राजनीति का वैचारिक खोखलापन सांस्कृतिक व आर्थिक गैर बराबरी के संघर्ष को स्थगित प्रश्न की तरह स्वीकार चलते सामने आया है। बहुजन वैचारिकी के आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं को अप्रतिम
त्याग, मिशनरी समर्पण व आत्महंता जोखिमों के कंधे चढ़ाकर ही हम जीतता हुआ देख सकते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने फासिस्ट ताकतों से ताकत ली और फासिस्टों ने उन्हें कांसीराम के विरासत का प्रयोग में बुरी तरह हारी। दक्षिणपंथी संघियों को इसका लाभ मिला। वक्त के साथ इसका मूल्यांकन होता रहेगा। सामाजिक न्याय की एक नई मुकम्मल ठोस जमीन रचकर ही उन फासिस्ट, दंगाई, मनवादी, सामंती ताकतों को हरा सकते हैं। जब जब ऐसी कोशिशें की जाएंगी, तब तब ऐसी शख्सियतें अपनी हर एक खूबियों व खामियों के साथ याद की जाएंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो ये सारी कुर्बानियां रेत सी वक्त के साथ आने वाली नस्लों के हाथ से बेजा रिश्ती फिसल जाएंगी और पीढ़ियों के हाथ में रेत सा कुछ ना बचेगा। ये बात उनके चाहने वालों को समझना होगा। इसलिए कहता हूं कि फिर से दिल बड़ा करें और नाक छोटी। मान्यवर कांसीराम जी ने जो कल काम किया था, आज उसका अर्थ पीढ़ीए ही होता है। कांसीराम जी को जिस एक वजह से सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, वह है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की अहमियत को तवज्जो देना। वह एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह थे, जिन्होंने नेता बनाए। यही काम लालू प्रसाद और श्रद्धेय नेताजी ने भी किया। उत्तर भारत की राजनीति और बुनियाद को बदला है इन सब ने। मान्यवर कांसीराम ने बहुजन एकजुटता को अवधारणा के साथ इस आंदोलन की बुनियाद रची। अफसोस है कि उनकी राजनीति व सामाजिक विरासत में यह आवाज मध्यम पड़ दी गई। संवैधानिक समानता व न्याय का वैचारिक रास्ता यहीं से होकर जाएगा। मान्यवर कांसीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जैसी पीड़ा थी। 1994 में उन्होंने दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का थक्का जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कांसीराम की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।